हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में हम द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर नंबर 11 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से सॉल्व करे थे। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 को सॉल्व किया था। इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, जिन बच्चों एनसीईआरटी एग्जाम्पलर द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का, ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का पूरा लिंक चाहिए, जाइए कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट पिन किया हुआ है। उस पिन कमेंट में आप रीड मोर पे बच्चों क्लिक करोगे तो आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चैप्टर नंबर 11 द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का लिंक मिल जाएगा। पूरा प्लेलिस्ट वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा ये चैप्टर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है या लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन नहीं पढ़ा है बच्चों, तो उसका भी लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। इवन हर एक चैप्टर का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथमेटिक्स हो या उसका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो, सब कुछ आपको मिलेगा। जाइए बच्चों चेक करिए कॉमेंट सेक्शन। ओके, ये मैंने नए बच्चों के लिए बताया है। अब आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक फटाफट रिवीजन कराना चाहता हूँ। याद होगा आपको बच्चों, हमने बात करी थी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कॉन्सेप्ट की, जब हम आपको रेनबो पढ़ा रहे थे। क्लास नीचे दी हुई, जिन बच्चों ने क्लास नहीं करी मैं बार बार बोलता हूँ प्लीज़ पहले क्लास करें फिर एग्जाम्पल की वीडियो देखें, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर क्या होता था, ये डेंसर मीडियम है मान लीजिए, तो ये डेंसर मीडियम है N2, ये मीडियम सेकंड है सपोज, ये मीडियम 1 है, ठीक। तो यानी कि N2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 और N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। मान लीजिए कि बच्चों वाटर से, ये वाटर है, ये मीडियम 2 क्या है आपका, वाटर है, और यहाँ पर क्या है, एयर है। तो वाटर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो एयर से ज़्यादा होता है, यानी कि यहाँ पर N2 इज ग्रेटर देन व्हाट, N1, ठीक। तो लाइट रे जब डेंसर मीडियम से कहाँ जाती थी, रेयरर मीडियम में, याद है। तो देखिए ये लाइट रे हम डेंसर मीडियम से, ये देखिए एक लाइट रे हम ले गए, यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, लेट अस से θ1, ठीक। तो जब ये डेंसर से रेयरर जाएगी तो क्या होती थी, अवे द नॉर्मल होती थी। ये जाना ऐसे स्ट्रेट चाहिए था बट ये नॉर्मल से अवे हो जाएगी ऐसे, ठीक है। तो ये हम लोग को पता है। फिर क्या किया था हमने, याद होगा बच्चों, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसको हम बढ़ाते जाते थे, ठीक है। अभी आपने कितना रखा है, θ1 से, और इसको बड़ा करिए। जैसे आप इसको θ1 से और बड़ा करेंगे, यहीं पे मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये रे नंबर 1 है, ये देखिए इंसिडेंट 1 और ये क्या है, रिफ्रैक्टेड 1, ठीक। अगर आप θ1 से एंगल और बढ़ा दें, एंगल ऑफ इंसिडेंस θ1 से अगर बढ़ा दें, लेट अस से कितना कर दें, θ2, ठीक है। तो जो रे आएगी, ये देखिए, ये बच्चों इंसिडेंट रे नंबर 2 है, ठीक। ये अवे द नॉर्मल होगी और ये आपको यहाँ कहीं मिलेगी, ठीक, ये ऐसे। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टेड 2 मिल गई। इसी तरीके से इंसिडेंट एंगल को अगर हम और बढ़ा दें, ठीक, तो रिफ्रैक्टेड रे 3 हमें यहाँ मिलेगी। ऐसे करते 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 एक पर्टिकुलर एंगल यहाँ पर इस तरीके का आता है कि जिस एंगल पे ये रिफ्रैक्टेड रे अलॉन्ग द सरफेस हो जाती है, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपको याद होगा, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ क्रिटिकल एंगल की कंडीशन, ठीक है। ये आपका मान लीजिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ये, और यहाँ हम ये नॉर्मल हमने आपको दिखा दिया है। अब ये इंसिडेंस रे बच्चों, सपोज ये आई आपकी, ये वाली इंसिडेंस है, ठीक, आई। ये वाला जो एंगल है इसको हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। इस स्पेशल एंगल पे, इस स्पेशल इंसिडेंस ऑफ एंगल पे क्या होता था, रे सेकंड मीडियम में जब जाती थी तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होती थी, वो अलोंग द सरफेस आती थी। देखो ऐसे मुड़ते मुड़ते, जैसे जितना ज़्यादा आप इसको एंगल को बढ़ा रहे हो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये ऐसे अवे द नॉर्मल हो रहा है, अवे द नॉर्मल होते ये अलोंग द इंटरफेस हो जाएगा। ये जो इंटरफेस है जो किसको अलग कर रहा है, वाटर और एयर को। तो अब ये रे ऐसे जाएगी अलोंग द रिफ्लेक्टेड रे अलोंग द सरफेस, ये ऐसे, ठीक, अलोंग द इंटरफेस जाएगी। अब आपने जैसे ही क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा एंगल और बढ़ाया तो ये रे जो है बच्चों ये यहाँ आ जाएगी। तो कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, देखिए बच्चों जरा, ये थर्ड कंडीशन आपकी यहीं पे दिखा दे रहे हैं। तो मान लीजिए क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा आपने एंगल ज़्यादा रखा, तो ये देखिए इस इंसिडेंस रे को देखिए, सपोज इसको हमने I3 बोला, ठीक। ये इंसिडेंस रे है बच्चों, इंसिडेंट रे, और ये अब अलॉन्ग द सरफेस ना होगी क्योंकि लगातार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे घूम रही है, ठीक है। जब क्रिटिकल एंगल था तो इसने क्या किया, इसने नॉर्मल से कितना बना दिया, 90 डिग्री, ठीक। अब ये वापस इसी मीडियम में आ जाएगी, N2 में, ठीक है। ये ऐसे, ये आपकी रिफ्लेक्टेड 3 हो गई। बात समझ में है कि नहीं है, ठीक है। तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते थे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब कि जो रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही थी अब रेयरर में गई ही नहीं। तो क्रिटिकल एंगल एक स्पेशल एंगल होता है जब हमारी रिफ्रैक्टेड रे अलोंग द सरफेस हो जाती है और एंगल अगर आपने किससे ज़्यादा कर दिया,
क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा कर दिया तो रे हमारी सेकेंड मीडियम में, रेयर मीडियम में नहीं जाती है, डेंसर मीडियम में ही आ जाती है। ऐसा लगता है कि यहाँ से रे गई और दूसरे मीडियम में गई नहीं, फिसल के इसी मीडियम में आ गई, टकरा के इसी मीडियम में आ गई। देखने से ऐसा लगता है कि मान लो क्या हो रहा हो, रिफ्लेक्शन हो रहा हो। तो इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते थे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। और यहाँ पर जो एनर्जी होती है उसका लॉस नहीं होता था, जितनी एनर्जी इंसिडेंट रे के पास है उतनी ही रिफ्लेक्टेड रे के पास है, ठीक है, क्योंकि ये जस्ट यहाँ से ऐसे स्लिप करके आ जाती है, ऐसा लगता है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हुआ है, सब हमने क्लास में डिटेल करा हुआ है, ठीक है। तो जब हमने क्लास में बच्चों आपको पढ़ाया था रेनबो, तो वहाँ हमने आपको बताया था 3 तरीके के फिनोमेना वहाँ इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन सा, याद करिए कौन कौन सा वहाँ होता था। एक तो रिफ्रैक्शन, ये तो सबको पता है, ठीक है, रिफ्रैक्शन तो होता ही था रेनबो में, ये तो सबको पता है। उसके बाद हमने बताया था डिस्पर्शन भी रेनबो में होता है, ठीक है। डिस्पर्शन मतलब जो व्हाइट कलर का लाइट है वो 7 पार्ट्स में आपको दिखाई देने लगता है, 7 पार्ट्स में डिस्पर्स हो जाता है, ठीक है, डिस्पर्शन होता था। और तीसरा बच्चों हमने आपको पढ़ाया था क्या, TIR, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जिन्होंने रेनबो नहीं पढ़ा प्लीज रेनबो की क्लास करें बच्चों, उसका मैकेनिज्म आपको आना चाहिए, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हमने आपको वहां पर बताया था, ठीक है। तो बच्चों यही तो क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना ऑफ द लाइट आर इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो फॉर्मेशन में कौन से फिनोमेना अकर करते हैं। रिफ्लेक्शन नहीं होता बच्चों, नो। जब रेनबो हमने आपको पढ़ाया था रिफ्लेक्शन वहां पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन तो मिरर वगैरह में देखने को मिलता है ना। तो रेनबो में तो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, वो वाटर ड्रॉपलेट्स कैसा काम करती हैं, छोटे छोटे प्रिज्म जैसा काम करती हैं। मतलब डिस्पर्शन भी देखने को मिलेगा, रिफ्रैक्शन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि एयर से जैसे ये वाटर ड्रॉपलेट है बच्चों, तो एयर से एक बार लाइट कहाँ जाएगी, ड्रॉप में, और ड्रॉप से फिर जब वापस एयर में आएगी तो एक बार यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, एक बार यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। और यहाँ डिस्पर्शन भी होता था, याद है आपको, हाँ, लाइट ये 7 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड हो जाती थी। और यहाँ पर क्या होता था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता था, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा बच्चों बताइए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब होगा जब हमारी इंसिडेंट रे जो होगी वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे आएगी, ठीक है। बहुत बढ़िया बात, ये तो हमने आपको क्लास में बताया था। तो रेनबो में बच्चों अगर ऑप्शन में आपको ये 3 ऑप्शन दिए हों, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तब तो आप इस पर टिक करोगे। लेकिन इसी के कंपटीशन में आपको एक और ऑप्शन दिया रहता है, क्या, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन। यहाँ तक तो ठीक है, देखिए एक तो या तो ये ऑप्शन दिया रहेगा और या तो आपको दिया रहेगा रिफ्रैक्शन, ठीक है, डिस्पर्शन, ठीक। और अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं दिया रहेगा, ओनली क्या लिखा रहेगा आपके एग्जाम में, इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो बच्चों आंसर दोनों सही हैं, लेकिन इन दोनों के कंपटीशन में हम इस पे टिक लगाएंगे, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन पे, टोटल वाले पे नहीं लगाएंगे। उसका कारण हम आपको बता देते हैं। देखिए बच्चों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि जैसे यहां से जो लाइट रेज आ रही है वो टोटल, उनका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया है। मतलब समझो, मतलब जितनी भी रेज आ रही हैं सभी ने इस कंडीशन को फॉलो कर दिया है, किसको, कि उनका इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। तो वो यहां पे देखिए, ये वाले इंटरफेस पे देखिए, ये वाले इंटरफेस पे यहां वाटर है, इधर वाटर है और उधर क्या है, एयर है, ठीक। तो क्या जरूरी कि सारी रेज इस कंडीशन को फॉलो करने जितनी भी आ रही हैं, तो जवाब है नहीं, सारी रेज इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेंगी। हाँ भाई, कुछ रेज होंगी जो इस कंडीशन को फॉलो करेंगी। मतलब ये वाले इंटरफेस पे, वाटर और एयर के इंटरफेस पे कुछ रेज ऐसी होंगी जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, तो उनका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। यानी कि वो वाटर से एयर में जाएंगी नहीं और इसी मीडियम में ऐसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उनका हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बच्चों यहाँ पे हम इंटरनल रिफ्लेक्शन पे इसलिए टिक लगाएंगे, टोटल वाले पे इसलिए नहीं लगाएंगे, बिकॉज यहाँ से तो बहुत सारी रेज आ रही है बच्चों, यहाँ से तो बहुत सारी रेज आ रही हैं और बहुत सारी इंसिडेंट रेज जो यहाँ से आ रही हैं, यहाँ पर एक बार उसका रिफ्लेक्शन होगा, फिर उनका यहाँ पर डिस्पर्शन होगा, और जब यहाँ पे बारी आएगी उनकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, तो कुछ रेज का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और कुछ का नहीं होगा। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि कुछ रेज ऐसी होंगी जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस सी से यानी कि क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, कुछ का एंगल ऑफ इंसिडेंस सी से बड़ा नहीं होगा, सी से छोटा होगा, तो वो रिफ्रेक्टेड हो जाएंगी, यानी कि वो दूसरे मीडियम में यहाँ पे बाहर निकल जाएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ एनर्जी का देखिए लॉस भी हो गया, कुछ रेज बाहर निकल गई, तो टोटल जितनी एनर्जी आई थी उतनी हमको यहाँ रिफ्लेक्ट होकर नहीं मिली। प्लस कुछ रेज ऐसी भी होंगी स्टूडेंट्स जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस जस्ट इक्वल होगा किसके, क्रिटिकल एंगल के, वो तो अलॉन्ग द इंटरफेस आ जाएंगी ऐसे, ये देखिए अलॉन्ग द इंटरफेस होकर ऐसे निकल जाएगी कहीं बाहर, ठीक है ना। तो इसलिए अगर ऑप्शन में आपको
रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन और टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन ही दिया है केवल, तब तो ये ऑप्शन सही है। लेकिन इसके कंपटीशन में अगर आपको रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन और इंटरनल रिफ्लेक्शन दिया है तो मैं किसको चूज करूंगा? इंटरनल रिफ्लेक्शन वाले को चूज करूंगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आइए देखिए, यही हमको कंफ्यूज किया गया यहाँ पर बच्चों। ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता, यहाँ इन्होंने रिफ्लेक्शन की बात कर दी, वो तो मैंने आपको बताया मिरर वगैरह में होता है, ऐसा तो हो नहीं सकता। उसके बाद पार्ट बी में देखिए रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखिए ये मुझे ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन देखना है मुझे कि भाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कंपटीशन में कहीं इंटरनल रिफ्लेक्शन तो नहीं दिया है? हाँ दिया हुआ है, देखिए सी, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो ऑप्शन सी पे मैं टिक कर दूंगा। बात समझ में? लेकिन बच्चों मान लीजिए कि ये सी वाला दिया ही नहीं होता आपको, तो हम लोग बी वाले को चूज कर लेते हैं, हमें मार्क्स मिल जाते। या फिर आपसे कोई ये बोलता है एग्जाम में, मान लीजिए टिक मार्क में नहीं आता है ये, आपसे कोई बोलता है कि भाई ये बताइए कि रेनबो में कौन से फिनोमेना अकर करते हैं, उनका नाम लिखिए। तो उनका नाम बच्चों अगर आपने ये लिख दिया ना, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन जब आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो उसमें आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये बच्चों चला गया, रीजन हमने आपको बता दिया। कुछ रेस फॉलो कर रही होंगी, कुछ रेस नहीं फॉलो कर रही होंगी इस कंडीशन को, ठीक है। उसके बाद कह रहा है डिस्पर्शन, स्कैटरिंग। बच्चों डिस्पर्शन तक तो सही था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी चलो हम मान गए सही था, ये स्कैटरिंग की वजह से फेल हो गया है ना। स्कैटरिंग की वजह से क्यों फेल हो गया? स्कैटरिंग तो आपने पढ़ा है, स्कैटरिंग की वजह से तो आसमान जो है वो आपका स्काई कैसा दिखाई पड़ता है? ब्लू कलर की लाइट जो है स्कैटर्ड हो जाती है, आपने पढ़ा। तो यहाँ स्कैटरिंग थोड़ी ना होती कलर की, यहाँ तो डिस्पर्शन होता है, ठीक है। दोनों बातों में डिफरेंस है, हमने क्लास में आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 5 को अटेम्प्ट करेंगे। ओके, कर लीजिए। नंबर 6 देखिए, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको पता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें डिफरेंट लेयर में डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज होती हैं। तो लाइट जब स्टार से आती है तो किसी पल, किसी मोमेंट पे हमारे क्योंकि देखिए बच्चों ये अलग अलग लेयर्स हैं, ठीक है। तो अलग अलग लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर में, उनकी ऑप्टिकल डेंसिटीज डिफरेंट है, ठीक। तो स्टार से जब लाइट आती है तो वो डिफरेंट मोमेंट पे डिफरेंट अमाउंट ऑफ लाइट को रिफ्रैक्ट करती है हमारी तरफ, ठीक है। तो जब ज़्यादा लाइट रिफ्रैक्ट होती है हमारी तरफ तो हमें उस टाइम स्टार कैसा दिखाई पड़ता है? ब्राइट, चमकीला दिखाई पड़ता है। और जब लाइट कम रिफ्रैक्ट होती है हमारी तरफ, ठीक है, तो हमें स्टार डिम दिखाई पड़ता है। तो इस तरीके से कभी ब्राइट, कभी डिम, कभी ब्राइट, कभी डिम, तो वो कैसा नजर आता है हमको? टिमटिमाता हुआ, मतलब ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जो भी आपने पोएम पढ़ी हुई है, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है? जिनको डिटेल लेनी हो उसकी मैकेनिज्म की, हमने क्लास कराई हुई, मैं बार बार कहता हूँ प्लीज क्लास करिए। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक। हाँ भाई, क्या होना चाहिए बताइए? क्या डिस्पर्शन होता है लाइट का वाटर ड्रॉपलेट के थ्रू? नहीं। पार्ट बी देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट लेयर ऑफ वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यस, एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स जो होती हैं उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या करती है? वेरी करती है, जिसके कारण डिफरेंट मोमेंट पे हमारे पास डिफरेंट अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट होके आती है, जिससे हमें स्टार ट्विंकल होता हुआ नजर आता है, टिमटिमाता, चमकता हुआ, मतलब टिमटिमाता, ऑब्वियसली टिमटिमाता हुआ नजर आता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देख लेते हैं बच्चों जरा, ये ऑप्शन सी क्या है हमारा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय डस्ट पार्टिकल। नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं। उसके बाद इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय क्लाउड्स। नो, ऐसा भी नहीं, तो रेनबो का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, कर लीजिए। नंबर 7 देखिए, द क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज। स्काई ब्लू क्यों दिखता है? सबको पता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। जो वाइट लाइट होती है उसमें जो ब्लू कलर्स वाले कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि ब्लू, वॉयलेट, इनकी स्कैटरिंग ज़्यादा होती है क्योंकि इनका वेवलेंथ कम होता है। तो हमने आपको बताया था बच्चों, ये वेव ग्योर हमने ऐसे लिखा है। और जब आप इसमें लेफ्ट टू राइट जाओगे तो फ्रीक्वेंसी क्या करेगी? इंक्रीज, और लैम्डा यानी कि वेवलेंथ क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो यहाँ जब आप पहुँचोगे, मतलब लेफ्ट से राइट इसमें अगर जाओगे तो ये वाले जो कॉम्पोनेंट्स है बच्चों, कौन से? ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट वाले, ठीक है। तो ये जो कॉम्पोनेंट है इनका लैम्डा कैसा है? इनका वेवलेंथ कम है, तो इनकी स्कैटरिंग ज़्यादा होगी। आपको इस तरीके से इसको आप समझ सकते हो कि जैसे मान लो ये देखिए, ये वेवलेंथ है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, लाइट हमने आपको बताया। तो ये देखिए, ये वेव है, ये आपको वेव दिखाई पड़ रही है। इस वेव को देखिए और इस वेव को देखिए, ठीक है। तो इसका वेवलेंथ कैसा है? कम है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, एक पीक से दूसरे पीक तक का जो डिस्टेंस है ये वेवलेंथ है लैम्डा। तो यहाँ एक पीक से दूसरे पीक तक का डिस्टेंस जो है वो कम है, तो यहाँ पे वेवलेंथ कम है। तो ब्लू कलर के जो कंपोनेंट होते हैं, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट, ठीक है, उसमें यहाँ पर देखिए वेवलेंथ कम है। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर हम छोटे छोटे कदम रखेंगे तो पत्थर में फंस जाएंगे और इधर उधर हो जाएंगे। कोई पत्थर अगर रखे हुए नीचे, ऐसा आप समझ सकते हो, ये समझने के लिए है ना। तो इस तरीके से जो एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल वगैरह जो भी हैं, तो उसमें जब ये ब्लू कलर वाले कंपोनेंट जाते होंगे तो इनका लैम्डा यानी कि वेवलेंथ कम है, तो ये स्कैटर्ड हो जाता है। इनका जो वेवलेंथ है वो पार्टिकल के साइज का, ऑर्डर का होता है, तो ये लाइट स्कैटर्ड हो जाती है, जिससे कि आसमान कैसा दिखाई पड़ता है हमको? ब्लू दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। तो ये बहुत बेसिक है, जिनको ज़्यादा जानकारी लेनी है क्लास करें, मैं बार बार कहता हूँ, ठीक है बच्चों। और अगर आप क्लास करके आए हो तो इसका आंसर तो आप जानते ही होगे,
ठीक है, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। और लास्ट में जब हमने एक और क्लास कराई थी तो हमने उसमें आपको बताया था कि हमारी आईज जो होती हैं वो ब्लू और वायलेट कलर के ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, है ना, तो हमें इंडिगो नहीं नज़र आता है। ये सब हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है। तो आइए हम यहाँ पे अपने ऑप्शन पे टिक करते हैं। कह रहा था क्लियर स्काई अपीयर्ड ब्लू बिकॉज ब्लू लाइट गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन द एटमॉस्फेयर। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि ब्लू लाइट एब्जॉर्ब हो जाती हो एटमॉस्फेयर में, ऐसा तो नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आर एब्जॉर्ब्ड इन द, ऐसा कुछ तो हमने पढ़ा नहीं है ना। उसके बाद सी ऑप्शन देखिए, वायलेट एंड ब्लू, ठीक है, वायलेट एंड ब्लू की बात कर रहा है, क्योंकि इंडिगो वाली बात हमने आपको बताई थी क्लास में। इंडिगो और वायलेट की भी हमने बात करी थी कि ज़्यादा हमें ब्लू ही क्यों नज़र आता है, तो उसकी बात हमने क्लास में करी हुई है। बट इन्होंने वायलेट और ब्लू के बारे में बात करी है। चलो इनकी बात देख लेते हैं क्या करिए। वायलेट एंड ब्लू लाइट्स गेट्स स्कैटर्ड मोर देन द लाइट्स ऑफ द ऑल अदर कलर्स बाय द एटमॉस्फेयर। यस, ब्लू और वायलेट ज़्यादा स्कैटर्ड होती है, इनका लैम्डा क्या है, इनकी वेवलेंथ कम है, ठीक है। ये रेड वाले की वेवलेंथ बड़ी होगी, तो ये देखिए लंबे लंबे ऐसे कदम रखेगी, ये दूर तक आ जाएगी, तभी तो जो आपके डेंजर सिग्नल्स होते हैं या रेड लाइट जो होती है आपकी, वो रेड ही होती है। रेड इसलिए होती है, वो मान लो कि हाँ फॉग वगैरह है तो वो दूर तक जा सकती है, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है विदाउट स्कैटरिंग, क्योंकि उसका लैम्डा क्या होता है, बड़ा होता है, उसका वेवलेंथ बड़ा होता है, ठीक है ना। तो ये सब बच्चों स्कैटर्ड नहीं हो पाएंगी, अदर कलर्स स्कैटर्ड नहीं हो पाएंगे, केवल ब्लू और वायलेट वाला और इंडिगो वाला जो कॉम्पोनेंट है वो आपका स्कैटर्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। और जब ये ब्लू और वायलेट कलर की लाइट जब स्कैटर्ड हो जाएगी आसमान में ऐसे, ठीक है, पूरे स्काई में, तो वो आपको कैसा कलर दिखाई पड़ेगा, ब्लू कलर दिखाई पड़ेगा, ठीक है। और डी ऑप्शन क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है लाइट ऑफ ऑल अदर कलर्स स्कैटर्ड मोर देन द वायलेट एंड ब्लू। क्या ये सब ज्यादा स्कैटर्ड होते हैं, मतलब रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ऐसा तो होता नहीं, तो ऑप्शन डी भी चला गया। ओके, कर लीजिए। नंबर 8 इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट इन एयर। ठीक है, तो व्हाइट लाइट एयर में जो प्रोपोगेट करती है, प्रोपोगेट का मतलब है आगे बढ़ती है। प्रोपोगेशन शब्द का यूज इसलिए किया गया है क्योंकि जो ये वाइट लाइट है, आप क्लास 12 में जाके जब पढ़ेंगे तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ठीक है, और ये वेवफ्रंट्स बनाते हुए आगे बढ़ती हैं। तो जब ये वेवफ्रंट्स बनाते हुए आगे बढ़ती हैं तो उसको हम प्रोपोगेशन बोलते हैं। अब ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हम वेवफ्रंट्स वगैरह क्लास 12 में पढ़ेंगे, तो ज़्यादा टेंशन नहीं है। प्रोपोगेशन का मतलब है वेवफ्रंट्स बनाते हुए आगे चलना, इसलिए इन्होंने प्रोपोगेशन शब्द का यूज़ किया है। आप क्लास 10 में सिंपली समझ सकते हैं प्रोपोगेशन मतलब आगे बढ़ना, ठीक है। तो वाइट लाइट बच्चों जब आगे बढ़ती है एयर में, ठीक, तो वाइट लाइट के आपके 7 कंपोनेंट होते हैं, आपको पता है, विबग्योर है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये सब, ठीक है। तो बच्चों ये जो 7 कंपोनेंट्स होते हैं सबकी स्पीड एयर में सेम होती है। कितनी होती है लाइट की स्पीड? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एयर में, अप्रॉक्स में, ठीक है। तो जो डिफरेंट कंपोनेंट्स आपने पढ़े हैं, विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो सबकी स्पीड बच्चों सेम ही होती है सभी कंपोनेंट की एयर में, ठीक है ना, बिकॉज मीडियम चेंज हुआ नहीं है। एयर में चल रही तो एयर में ही चल रही है, वो एयर में ही प्रोपोगेट हो रही है। अगर एयर से ग्लास में जाती तब तो स्पीड में चेंज आता, या ग्लास से एयर में आती तब तो स्पीड में चेंज आता। एयर में तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलती है वाइट लाइट आपकी, तो उसके ऑल द कंपोनेंट्स जो हैं जो वाइट लाइट को बनाते हैं वो भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से ही चलते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो आइए देखते हैं ऐसा कुछ ऑप्शन हमको क्या दिया हुआ है। कह रहे रेड लाइट मूव फास्टर, नो, ऐसा तो नहीं कि रेड कंपोनेंट तेज चलता हो और ब्लू जो है पीछे ही रह जाए बेचारा, येलो पीछे ही रह जाए। फिर कह रहा है ब्लू लाइट मूव फास्टर देन ग्रीन, ब्लू क्या ग्रीन से तेज चलता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑल द कलर्स ऑफ द व्हाइट लाइट मूव्स विद द सेम स्पीड, यस, ऑप्शन सी तो मुझे सही लग रहा है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है बच्चों? येलो लाइट मूव्स विद द मीन स्पीड ऑफ दैट ऑफ द रेड एंड वायलेट। नहीं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हमने नहीं पढ़ा है कि एयर में अगर लाइट प्रोपोगेट हो रही है तो ये जो येलो कलर है ये कौन कौन सी लाइट वायलेट और रेड के स्पीड का मीन लेके आ जाती है, ऐसा भी कुछ नहीं है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, ये सारे कॉन्सेप्ट्स थोड़े थोड़े रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेफरेंस में आएंगे, बट क्लास 12 में डिटेल में आएंगे, तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 बताने से पहले मैं केमिस्ट्री का एक छोटा सा क्वेश्चन आपको बताना चाहता हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मोक एंड फॉग? ओके, तो स्मोक और फॉग क्लास 9 में हमने पढ़ा था। इसमें डिफरेंस ये होता है कि इसमें डिस्पर्शन मीडियम तो सेम होता है, मतलब जैसे आप सॉल्यूशन जब कोई बनाते हो तो सॉल्यूशन में आपका सॉल्वेंट क्या है? वाटर है, और सॉल्यूट क्या है? नमक है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। नमक उठाया, पानी में डाला, ठीक उसी तरीके से यहाँ डिस्पर्शन मीडियम, यानी कि सॉल्वेंट जैसा बिहेव तो एयर करता है, दोनों में जो सॉल्वेंट होगा वो क्या हो जाएगा? एयर। तो एयर में जब सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं डिस्पर्स्ड, डिस्पर्शन मीडियम क्या है? एयर, और डिस्पर्स्ड पार्टिकल क्या है वहाँ पर? सॉलिड पार्टिकल्स, कार्बन के पार्टिकल्स। सॉलिड पार्टिकल्स मेनली आपके कार्बन्स के पार्टिकल होते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स जब होते हैं कार्बन के पार्टिकल्स,
एयर में डिस्पर्स्ड होते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको स्मोक बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, स्मोक बोलते हैं। लेकिन बच्चों जब डिस्पर्शन मीडियम तो एयर ही होता है, बट उसमें जो आपके डिस्पर्स पार्टिकल होते हैं वो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में जब डिस्पर्स रहता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर एयर में आपके वाटर पार्टिकल्स डिस्पर्स होंगे तो ये क्या कहलाता है आपका फॉग। यानी कि दोनों में सेम चीज़ क्या है, फॉग और स्मोक में, कि दोनों का डिस्पर्शन मीडियम सेम है, एयर है, बट जो डिस्पर्स पार्टिकल हैं उसमें वो डिफरेंट डिस्पर्स पार्टिकल अगर सॉलिड कार्बन के पार्टिकल्स हो तो वो स्मोक कहलाता है, और डिस्पर्स पार्टिकल अगर आपके वाटर ड्रॉपलेट्स हो तो वो फॉग कहलाता है। ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गई। अब आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि द डेंजर सिग्नल्स इंस्टॉल्ड एट द टॉप ऑफ टॉल बिल्डिंग आर रेड इन कलर। ओके, तो कोई बिल्डिंग है उसके ऊपर बच्चों रेड कलर का, टॉल बिल्डिंग है, लंबी बिल्डिंग, रेड कलर का डेंजर सिग्नल लगा हुआ है। कह रहा है दिस कैन ईजिली बी सीन बाय फ्रॉम अ डिस्टेंस बिकॉज अमंग ऑल अदर कलर्स रेड लाइट। अब बताइए रेड लाइट की स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है कि सबसे कम होती है? सबसे कम होती है। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया है, कितनी बार बता चुके हैं, VIBGYOR ऐसे लिख लो। ठीक है, और जब आप यहाँ पे लेफ्ट से राइट जाओगे तो फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और वेवलेंथ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यानी कि सबसे कम वेवलेंथ किसका होगा, रेड कलर कंपोनेंट का वेवलेंथ कम होगा। वेवलेंथ कम होने का मतलब बच्चों वेव्स कुछ इस तरीके से नजर आएंगे अगर हम उसको विजुलाइज करें। ठीक है, तो वेव जब इस तरीके से हैं कुछ, तो जब ये स्मोक से होके गुजरेंगी या फॉग से होके गुजरेंगी, तो जो वाटर के पार्टिकल्स आएंगे फॉग में या स्मोक में, जो कार्बन के पार्टिकल्स आएंगे, देखिए छोटे छोटे पार्टिकल्स, इनका लैम्डा तो बहुत बड़ा है, तो ये जंप करते हुए निकल जाएंगी, उसमें फंस के स्कैटर्ड नहीं होंगी। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। तो जब ये स्कैटर्ड होंगी नहीं रास्ते में, तब तो ये दूर तक जाएंगी, बहुत दूर तक जाएंगी, और बहुत दूर तक जाएंगी तो अच्छे से क्लियरली हमको हमारी मतलब बहुत दूर तक जब डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएंगी, रास्ते में स्कैटर्ड ही नहीं होंगी, तो हमारी आंखों तक इनका सेंसेशन आएगा, रेड कलर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना, हमें क्लियर दिखाई पड़ेगा, समझ में आएगा हाँ भाई रेड सिग्नल लगा हुआ है, इसलिए रेड सिग्नल्स हम एज अ डेंजर सिग्नल में यूज़ करते हैं। बात समझ में कि नहीं, है ना। तो आइए बच्चों देख लेते हैं द रेड लाइट के बारे में आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो देखते हैं क्या सही है। कह रहा है रेड लाइट इज स्कैटर्ड द मोस्ट बाय द स्मोक एंड और फॉग। नहीं, अगर वो स्कैटर्ड हो जाती रास्ते में ही तो हमारे आंखों तक पहुंच कैसे पाती, सही ना, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। बी ऑप्शन देखिए, कह रहा है इज स्कैटर्ड द लीस्ट का मतलब मिनिमम। ठीक है, इज स्कैटर्ड मिनिमम बाय स्मोक और फॉग। यस, स्मोक और फॉग के पार्टिकल इसके वेवलेंथ के सामने कुछ ज़्यादा ही छोटे पड़ जाते हैं, जिससे कि रेड लाइट, क्योंकि रेड लाइट का वेवलेंथ बड़ा है, ठीक है, तो रेड लाइट स्कैटर्ड नहीं होती। हाँ भी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि द रेड लाइट इज स्कैटर्ड द लीस्ट का मतलब मिनिमम बाय स्मोक और फॉग। ओके, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, सही लग रहा है मुझे। ऑप्शन सी देखिए बच्चों, इज एब्जॉर्ब बाय द मोस्ट ऑफ बाय स्मोक। ऐसा एब्जॉर्प्शन का कोई फिनोमेना हमने पढ़ा नहीं, वैसे तो एब्जॉर्प्शन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, वो सब हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है अभी। कह रहा है मूव्स फास्टर इन एयर। अब देखो कोई बच्चा होगा तो इसी पे टिक लगाएगा एग्जाम में, ऑप्शन डी पे, वो सोचेगा अच्छा इसका मतलब रेड लाइट बहुत तेज चलती तभी तो दूर तक पहुंच गई। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी आपने पढ़ा है कि एयर में, लास्ट क्वेश्चन में भी शायद पढ़ा है, एयर में जो वाइट लाइट होती है उसके डिफरेंट कंपोनेंट का स्पीड लगभग क्या होता है, सेम होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के आसपास होता है ना। तो ऐसा नहीं कि रेड कलर बहुत फास्टर मूव करता है, नहीं ऐसा तो नहीं है। तो ऑप्शन डी भी आपका चला गया, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि विच ऑफ द phenomena contributes significantly to the reddish appearance of the sun at the sunrise or sunset। याद होगा स्टूडेंट्स आपको, ठीक है, ये देखिए ये सन है, ठीक है, ये नून का टाइम है ना, नून मतलब दोपहर के 12 बज रहे हैं, और ये देखिए ये क्या है आपका, ये सनराइज है, क्लास में हमने आपको बताया, और यहाँ क्या हो गया, सनसेट हो गया, ठीक है, याद है आपको। ये सुबह के 6 बज रहे हैं, 6 AM ऐसे सोच सकते हो आप। ये क्या हो रहा है, दोपहर के 12 बज रहे हैं, ठीक, और ये क्या हो रहा है, शाम के 6 बज रहे हैं मान लीजिए, ठीक। तो यहाँ पे आपने अपनी आइस रखी थी, फिर यहाँ पे रखी थी, यहाँ पे, ठीक है। तो मॉर्निंग में आपको कैसा दिखाई पड़ता है, रेडिश, सन कैसा दिखाई पड़ता है, रेडिश मॉर्निंग में, सनराइज में, और सनसेट में शाम को भी रेडिश दिखाई पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है, हमने आपको बताया था, ठीक है। इस डायग्राम को कुछ ऐसे बना लीजिए तो क्लियर होगा, और ठीक है। तो इसमें हमने आपको क्या बताया था, किसी टिक मार्क वाले क्वेश्चन में कहीं और भी हमने आपको बताया है 12 नून, ठीक है। तो देखिए बच्चों, जब मॉर्निंग में क्या होता है, मॉर्निंग में जो लाइट रेज आती हैं यहाँ से, ठीक है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप कह लो जो आती हैं, तो इन ये सन कहाँ होता है, हॉराइजन पे होता है, ठीक। तो इसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, और ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने का मतलब है कि लाइट का
जो वाइट लाइट होती है उसका जो ब्लूइश वाला जो कंपोनेंट होता है, क्योंकि उसका वेवलेंथ कम होता है तो मोस्ट ऑफ द ब्लूइश कंपोनेंट स्कैटर्ड हो जाता है। और कौन सा कंपोनेंट स्कैटर्ड नहीं होगा? तो जवाब है रेड कलर का कंपोनेंट स्कैटर्ड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रेड कलर का वेवलेंथ ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो रेड कलर यहाँ तक रीच हो जाता है तो रेडिश नज़र आता है। शाम को भी यही होता है कि लाइट रेज देखिए ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हैं, और ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने में वाइट लाइट के मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट तो रास्ते में ही, मतलब ऑब्वियसली ब्लूइश वाला जो पार्ट होता है, ब्लू कलर वाले जो पार्ट्स होते हैं वॉयलेट, इंडिगो ब्लू, ये सब रास्ते में स्कैटर्ड हो जाते हैं क्योंकि इनका वेवलेंथ कम होता है और रेड कलर आप तक पहुंच जाता है। तो आपको सन राइज और सनसेट में सन कैसा दिखाई पड़ता है? रेडिश। लेकिन नून में, दोपहर में देखिए लाइट को रिलेटिवली कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है ना। तो कम डिस्टेंस अगर लाइट ट्रेवल करेगी तो क्या होगा बताइए? कम डिस्टेंस अगर ट्रेवल करेगी तो ब्लू लाइट उतनी ज़्यादा स्कैटर्ड हो नहीं पाएगी। तो मेनली आपके जो सातों कलर हैं, 7 के 7 कलर्स आप तक पहुंचेंगे तो सन कैसा दिखाई पड़ेगा? वाइट आपको दिखाई पड़ेगा, है ना। बल्कि शाम को और मॉर्निंग में, सनराइज सनसेट में आपको रेडिश दिखाई पड़ता है, हमने आपको पहले ही बता दिया। तो आपने बच्चों यहाँ पर क्या देखा बताइए कि सनराइज और सनसेट में ये जो सन का अपीयरेंस रेडिश कलर का होता है, यहाँ फिनोमेना कौन सा यूज हो रहा है? कौन सा नेचुरल फिनोमेना? यहाँ लाइट की स्कैटरिंग हो जा रही है। लाइट के मेन कलर कंपोनेंट्स, मतलब मेन जो ब्लूइश कलर कंपोनेंट्स हैं उनकी स्कैटरिंग हो जा रही है और रेडिश कलर हमारे तक रेड कलर हमारे तक पहुंच रहा है तो हमें ये रेडिश दिखाई पड़ रहा है। तो मेरे ख्याल से तो इसका आंसर होना चाहिए, कुछ स्कैटरिंग वगैरह करके देना चाहिए इनको। आइए देखते हैं दिया है कि नहीं। तो विच ऑफ द फिनोमेना कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट द सनराइज और सनसेट? तो क्या डिस्पर्शन होता है बच्चों? नहीं, ठीक है। डिस्पर्शन तो आपने रेनबो में देखा था, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, यस, यही हमने आपको भी समझाया कि ब्लूइश कंपोनेंट स्कैटर्ड हो जाते हैं तो रेड हम तक पहुंचता है। क्या बच्चों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट होता है? नहीं, ये तो हमने रेनबो में पढ़ा था। क्या रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट फ्रॉम द अर्थ होता है? ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा नहीं था कि अर्थ से सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है तो सन हमें रेडिश दिखाई पड़ता है, सनसेट और सन, ऐसा तो कुछ पढ़ा नहीं था। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे नया क्वेश्चन आया, शायद क्लास में हमने इसको नहीं पढ़ा है। तो क्वेश्चन है कि द ब्लूइश कलर ऑफ वाटर इन डीप सी इज ड्यू टू, ठीक है, मतलब समुद्र की गहराई में आप अंदर जाएंगे, ठीक है, तो या आप सी को बाहर से भी देखते हो कोई बात नहीं, तो आपको कलर ब्लू क्यों दिखाई पड़ता है? ठीक है, ब्लू इसलिए दिखाई पड़ता है जब सन से रेज आती हैं, ठीक है, तो वाटर के जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, फाइन पार्टिकल्स मतलब वाटर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ओशन में, वो क्या करते हैं, वो जिस कलर कंपोनेंट का वेवलेंथ छोटा होगा, स्मॉल होगा, उसको स्कैटर्ड कर देते हैं। तो कौन से कलर का कौन से कलर वाइट लाइट में कौन से कलर कंपोनेंट का वेवलेंथ स्मॉलर होता है, छोटा होता है? ब्लू का, है ना। तो ब्लू कलर क्या हो जाएगा? स्कैटर्ड हो जाएगा। और वही जो स्कैटर्ड ब्लू कलर होगा ओशन में, जो कि वाटर के पार्टिकल्स के द्वारा स्कैटर्ड किया गया, ओशन के में जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उनके द्वारा स्कैटर्ड किया गया है, तो कलर आपको कैसा दिखाई पड़ेगा? ब्लू दिखाई पड़ेगा, है ना। तो बस यही इसका आंसर है। तो बस ये बच्चों आपको एग्जाम में 2 मार्क्स में लिखने के लिए भी आ सकता है। तो जब लिखने के लिए आएगा तो हम ये आंसर देंगे। मैं आपको पढ़ देता हूँ क्या लिखा है। आइए पहले हम ऑप्शन पे टिक लगा लेते हैं। कह रहा है द ब्लूइश कलर ऑफ वाटर इन डीप सी इज ड्यू टू, हाँ भाई, द प्रेजेंस ऑफ एल्गी एंड अदर प्लांट्स फाउंड इन वाटर, आंसर इज नो। पार्ट बी कह रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई इन वाटर। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि स्काई का रिफ्लेक्शन होता है, नहीं, इस पे हमको आंसर पे टिक नहीं लगाना है। सोचने में तो ऐसा ही लगता है, हाँ भाई स्काई का रिफ्लेक्शन होता होगा, बट ऐसा नहीं है। ऑप्शन सी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यस, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है यहाँ पे, फिनोमेना स्कैटरिंग ऑफ लाइट का होता है। तो ऑप्शन सी पे हम टिक लगा देंगे। डी क्या बोला? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द सी, हाँ एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना होता है। सी में जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, बट जो हमारा मेन यहाँ पे फंडा है वो क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। अब इसको देखिए लिखेंगे कैसे, ऑप्शन डी भी गया, लिखेंगे। अब ये बात मैंने क्यों बोली, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द स्काई, मतलब जो ब्लू कलर कंपोनेंट को छोड़ के जो कलर अलग होंगे जैसे रेड और येलो, ये सब एब्जॉर्ब भी किए जाते हैं, क्योंकि आप क्लास 12 में बच्चों एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना पढ़ोगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब आती है ना किसी मीडियम में, तो मीडियम उसकी कुछ एनर्जी को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ था, बट ये ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि स्कैटरिंग के कारण ही, ब्लू कलर के कलर कंपोनेंट की स्कैटरिंग के कारण ही हमें ऑप्शन कैसा दिखाई पड़ता है? ब्लू दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। तो देखिए आंसर कैसे लिखेंगे, मान लीजिए ये एग्जाम में 2 मार्कर क्वेश्चन आ गया रीजनिंग के लिए कि रीजन दो आपको, 2 मार्कर आ गया, तो ये लिखेंगे एग्जाम में क्या कि द ब्लूइश कलर ऑफ द वाटर इन डीप सी इज ड्यू टू स्कैटरिंग, पहले इतना लिखेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, एज द वेरी फाइन पार्टिकल्स इन वाटर स्कैटर्ड मेनली ब्लू लाइट। Why? Because the red, green, orange, yellow having longer wavelength, याद है, भूल चुके हो, VIBGYOR,
ठीक है, वेवग्योर। इधर जाओगे फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करेगी और वेवलेंथ डिक्रीज करेगा। इसका मतलब वेवलेंथ किसका बड़ा है, ये वाले जो कलर कंपोनेंट्स इनका वेवलेंथ बड़ा है, तो ये स्कैटर्ड नहीं होंगे। यही बात हमने लिखी है यहाँ पर क्या, कि द रेड, ग्रीन, ऑरेंज, येलो हैविंग लॉन्गर वेवलेंथ आर एब्जॉर्ब मोर स्ट्रांगली बाय द वाटर देन द ब्लू कलर्स। ब्लू कलर्स एब्जॉर्ब नहीं होता है, बल्कि वो क्या हो जाता है, स्कैटर्ड हो जाता है, क्योंकि उसका वेवलेंथ क्या होता है, छोटा होता है। तो वही हमने लिखा है कि मोर स्ट्रांगली बाय द वाटर देन ब्लू विच हैज़ शॉर्टर वेवलेंथ। ठीक है, ब्लू का वेवलेंथ कैसा होता है, शॉर्टर होता है। तो यहाँ फिनोमेना क्या जो यूज़ में आ रहा है वो क्या है, मेन आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। ठीक है, तो एंड स्क्रीन चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 12 का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।